विषय है गुदा द्वार का लकवा। ये 5 से 7 साल पहले का प्रयोग। उसके बाद से जब मेरे पास पहला स्टूडेंट आया तो उसने कहा कि एनस पैरालिसिस हो गया है हमें, और 7 साल या 8 साल पहले ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन मुझे उसके बाद से लगभग हर महीने या 15 दिन पे एक आदमी तो इस पैरालिसिस का शिकार आ ही जाता था। जब पहली बार मैंने सुना जो स्टूडेंट के से, तो उस केस स्टडी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये केस स्टडी एम्स तक घूम चुका हुआ था और उसको ये बताया गया कि आपके एनस और रेक्टम पैरालिसिस, एनस भी और रेक्टम भी पैरालाइज हो गया। वो एनस और रेक्टम मैसेज नहीं दे पा रहा है ब्रेन को, ब्रेन से और रेक्टम और एनस की कनेक्टिविटी लगभग खत्म हो चुकी है, मैसेजिंग। तो जब मैसेजिंग खत्म हो जाती है तो आपका रेक्टम और एनस की मूवमेंट खत्म हो जाएगी, और मूवमेंट खत्म हो जाएगी तो जो भी कचरा कोलन से आएगा वहां इकट्ठा होगा, वो निकल नहीं पाएगा। इसी के बाद मैं रेक्टम कैंसर के बारे में भी डिस्कस कर सकता हूं या करूंगा इसके बाद वाले लेसन पे। अब देखो इस केस पर, चूंकि केस स्टडी मेरे पास तो बहुत ही है, पर इस केस पे चूंकि ये पहला केस था मुझे बहुत याद है। इस केस स्टडी में डॉक्टर्स ने, सर्जन ने ये बताया, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, न तो किसी मेडिकल साइंस या डॉक्टर का विरोध नहीं हो रहा है, हमारे दिमाग में ये ही भर जाना चाहिए कि यहाँ कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, वो भी एक फिलॉसफी है, अच्छी है। डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ पर सर्जरी करा दिया जाए तो आपके इमोशन निकलने शुरू हो जाएंगे। जब हमारे उस पेशेंट ने कहा कि क्या सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ना ठीक हो सकता है इमोशन ऑटोमेटिकली निकलने लगे। तो उसने डर के मारे मना कर दिया। फाइनली उसको मैं मिला और पहले ईमेल के द्वारा डिस्कशन हुआ, फिर मैंने कॉल करने को बोला क्योंकि मुझे सब आइडिया था नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा था, तो मैं एक्सपेरिमेंट करने में वैसे भी नहीं चूकता, और जो सीरियस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें तो ज़बरदस्त। मैंने कहा आओ, लेकिन एक शर्त है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैंने ऐसा पैरालिसिस वर्ड सुना नहीं है रेक्टम का और एनस का। शुरू हो गया। आप विश्वास मानो, प्राणायाम और आसन के थ्रू वो क्योर हो गया। अब आप जरा देखें यहाँ से उस केस स्टडी के बारे में। उस केस स्टडी को जब मैं उसकी एनालिसिस कर रहा था तो उसकी एनालिसिस में डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी एनालिसिस जब मैंने किया तो डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डाइट तो वो कई महीनों से केवल जूस और खिचड़ी ही खा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड था थॉट वाइज। उसका माइंड बहुत एक्सट्रीम हाइपर था और कहीं पर फोकस नहीं होता था। वो बहुत फोर्स में वो डाइट ले रहा था, जबकि उसका स्वभाव बहुत चटपटा और तीखा खाने का था। अगर उसके 2-3 साल पहले की स्टडी देखो तो वो एक्सट्रीम तीखा खाने वाला व्यक्ति था। और जो मेरा मानना है और जो मैंने अपने केस स्टडी में देखा है, ऐसे ही लोग जो बहुत एक्सट्रीम तीखा जीभ पे रखते हैं उनको रेक्टम की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, मैक्सिमम रेक्टम की प्रॉब्लम होती है। बाय द वे, वो आदमी का एनालिसिस करने पर जबरदस्त खराटे आ रहे थे कई सालों से, और खराटे में सांस भी रुक रही थी। मैंने 3-4 एस्पेक्ट देखे जिसमें खर्राटे और जो स्वभाव बहुत इरेटिक था, बहुत फ्लक्चुएशन, एक्सट्रीम इरिटेशन वाला स्वभाव, और वाता डोमिनेंट और कफा डोमिनेंट तो था ही, वात और कफ का मिक्सचर। पित्त नहीं था, ध्यान देना। यहाँ पे मैं पित्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली फिलॉसफी में पित्त को घुसेड़ दिया जाता है। अब मैंने यहाँ से अपना काम शुरू किया। चूंकि मैं एक फिलॉसफी को बहुत फॉलो नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, पर यहाँ पर उस पर प्रयोग किया। ऑयल से उसके रेक्टम में ऑयल की जो एनिमा है, ऑयल एनिमा, उनको डिफरेंट ऑयल का एनिमा देना शुरू किया। 15 दिनों तक मैंने प्रिस्क्राइब किया कि आप डिफरेंट ऑयल यूज करेंगे। ऑयल यूज किया गया। उसके बाद
आसन, मॉर्निंग में आसन और रात में मैं हमेशा इसलिए आसन ऐसे लोगों को प्रिस्क्राइब करता हूं और प्राणायाम ऐसे लोगों को प्रिस्क्राइब करता हूं जिससे लोगों की इंटेस्टाइनल एरिया और लंबर एरिया हील हो जाए। तो जैसा कि मैं इस केस स्टडी की बात कर रहा हूं, इस केस स्टडी में मैंने उसके पैर को 30 डिग्री पे उठा करके काफ मसल्स को खिंचवा दिया, स्ट्रेस दे दिया 30 डिग्री पे उठवा करके, और 30 डिग्री के कोई स्टूल पे उठवा करके बैक पे लेट करके या दीवार पे पैर को रखवा दिया। और वो इसलिए रखवाया क्योंकि ब्लड का फ्लो मैं चाहता था कि वो रेक्टम एरिया और टेल बोन एरिया पर ज्यादा हो। और मेरा ये मानना था उस समय मानना था, अनुभव नहीं था, यदि मैं उसके टेल बोन के एरिया को एक्टिव कर दूं तो 100% ये जो रेक्टम पैरालिसिस हम चिल्ला रहे हैं और एनएस पैरालिसिस, ये ठीक हो सकता है। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और विश्वास मानो 15 डेज के अंदर, मैं क्योर की बात नहीं कर रहा हूं, 70-80% उस व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो ये एरिया मैंने यूज किया। 30 डिग्री टू 60 डिग्री में पैर को डिफरेंट डेज में शिफ्ट कराता था, दीवार पे रखवा देता था बैक पे लेट करके, ताकि ब्लड का फ्लो रेक्टम एरिया और वो जो टेल बोन एरिया पर आ जाए और उसकी होल्डिंग कर ले। वहां पे टॉवल भी रखवा देता था ताकि एक प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। और वो प्रेशर, ध्यान दो, ऐसे पहलवानी गिरी मत करिएगा, वो प्रेशर मिनिमाइज था ताकि ब्रेन पर एक सूदिंग फीलिंग आए। रेक्टम में कोई फीलिंग रह नहीं गई थी, तो मैंने उसके एनएस पे फीलिंग जनरेट करने की कोशिश किया। 4 से 5 दिनों में वो फीलिंग जनरेट हुआ और फिर उसके बाद हमने उसको बंध लगाना शुरू करवा दिया, लेटे लेटे उसी पोजीशन पे। कोई आसन नहीं है, सिर्फ एक ही आसन में बात कर रहा हूं। बैक पे लेट करके, सीधा लेट करके, और 30 डिग्री पे पैर को उठाओ और दीवार पे रखवा दो, दीवार का सपोर्ट ले लो और ब्लड का फ्लो नीचे, और टॉवेल लगा के थोड़ा प्रेशर देना। प्रेशर जबरदस्ती नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसी 5 से 7 दिनों के बाद मैंने रेक्टम की स्क्वीजिंग कराई विद ब्रीदिंग। अब ध्यान दो, अब यहां से प्राणायाम शुरू हुआ। अब आप इनहेल करो, और मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एब्डोमेन को फुलवाया और जो टेल बोन है उसको दबाया। टेल बोन को दबाने पे रेक्टम अपने आप स्क्वीज हो गया, उसको पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में फीलिंग होने लगी। रेक्टम स्क्वीज होने लगा, टेल बोन दबने लगा, और ये कम से कम 20-20, 21-21 मिनट में करवाता था, सुबह में, हर खाने के पहले और रात में सोने के पहले। चूंकि ऑफिस जाना बंद था उनका, 3-4 बार शुरू हो गया। 15 डेज में 70% रिलीफ। और अब उन्हें ना तो कोई सर्जरी कराने की जरूरत पड़ी। और उसके बाद मैंने अपने डिफरेंट हर 15 दिन पे तो एक केस आ ही जाता है मेरे पास, ऐसे जो पैरालिसिस से रिलेटेड, चाहे वो रेक्टम पैरालिसिस हो, एनएस पैरालिसिस हो, और सारे पैरालिसिस। अभी तो मैं फेशियल पैरालिसिस पे भी बात करूंगा। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। अब बहुत ज्यादा शायद जनरलाइज हो गया हो, बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा हो। ये केस में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। ये एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं जो आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ध्यान देना ब्लड प्रेशर का, ध्यान देना ब्रेन के कोई स्पेसिफिक डिजीज का, ध्यान देना एपिलेप्सी का। इन केसेस में किसी से पूछ करके आसपास थोड़ा सा सावधानी से डिस्कशन भी करो, आसपास किसी गुरु से पूछ करके, और फिर इसे करना। यदि आप इसको कर लेंगे तो आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट। मेरे अनुभव में आपको अपने रेक्टम, अपने एनएस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपकी जो टेल बोन है, यदि टेल बोन को एक्टिव कर दिया जाए तो आपको कोई भी समस्या एनएस, कोलन, रेक्टम से संबंधित नहीं रह सकती। इसीलिए हमारे हठ योग में मूलाधार चक्र को बताया गया, और वो वही मूलाधार चक्र है। यदि किसी का मूलाधार मीन्स बेस, यद्यपि उसको मेडिकल साइंस में कोई खास महत्व नहीं दिया जाता, उसके ऊपर के हिस्से को दिया जाता है, पर मैं पूरे सैक्रल एरिया को बहुत फोकस करता हूं
क्योंकि सेक्रल एरिया पूरे बॉडी के बेस को उठाया रहता है, पूरे स्पाइन को उठाया रहता है, और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। जैसे ब्रेन का स्केल है वैसे कुछ वैसा ही होता है स्ट्रॉन्ग में। अगर हम उस एरिया को बहुत अच्छी तरह से एक्टिव कर दें तो आप देखेंगे कि आपको रेक्टम और रेक्टम के नीचे जो एनस है उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं आने पाएंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, मैं इसको रात में फिर से रिपीट करने की बात इसलिए करता हूं बिफोर स्लीप। बिफोर स्लीप हमेशा रिपीट करने की बात करता हूं क्योंकि आपकी इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट से जो आपको स्लीप में डिसऑर्डर होती है वो बंद हो जाएगा। और मेरा ऐसा अनुभव है कि अगर आपकी बहुत डीपर स्लीप हो गई तो माइंड हमेशा रेक्टम को जो खींचे रहता है, माइंड हमेशा रेक्टम को जो स्ट्रेस दिए रहता है वो लूज हो जाएगा। ध्यान दो, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जिसका रेक्टम पैरालिसिस हो गया या जिसको एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन है उसका तो रेक्टम खिंचा हुआ है, लूज नहीं करता, छोड़ता नहीं, बिल्कुल। पर उसको लूज कराने के लिए थोड़ा स्ट्रेस हमें देना पड़ता है। जैसे जितने भी आसन होते हैं, आसन में स्ट्रेस क्यों देते हो आप? स्ट्रेस आप इसलिए देते हो क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस है। आप उस स्ट्रेस को, अगर ऑलरेडी जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को फील नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रेस के यूज टू हो गए हो। आंखों में स्ट्रेस सबके है, अगर आप माइन्यूटली देखो तो स्ट्रेस बहुत होते हैं, बट कई सालों से हमारे पास इतने स्ट्रेस आए हुए होते हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चलता, हम यूज टू हो गए। 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। मैं जब उनसे पूछता हूं कि कॉन्स्टिपेशन है आपको, तो लड़कियां कहती हैं कि नहीं सर, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं है। शायद उनको लगता है कि वो गंदा है, उसको ऐसे न बोले। लड़के भी बोलते हैं, लड़के भी कम नहीं है, बोलते झूठ बोल जाते हैं। कुछ लोग झूठ बोल जाते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वही यूज टू हो गए हैं क्योंकि 20 साल से वही पैटर्न देख रहे हैं सफाई का, उन्हें लगता है यही सत्य है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। 8-10 दिनों के बाद जनरली मैं पूछता हूँ फॉलोअप में कि हाँ क्या हुआ, तो वो कहता है हाँ पहले से पेट साफ हो रहा है। तो जब पहले से पेट ज्यादा साफ हो रहा है तो पहले क्या था जो आप कह रहे थे सच था कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं। तो इसका मतलब है कि 10 साल से हमारा एक मेंटल पैटर्न बन चुका है, हम यूज टू हो गए हैं, उसी को हम नेचुरल मानने लगे। एक्चुअली वो नेचुरल है नहीं, वो नेचुरल नहीं होता। बेसिकली हमें ध्यान देना है कि हम अपने रेक्टम के और एनस के स्ट्रेस को प्रोड्यूस करें, ज्यादा थोड़ा बढ़ाएं और फिर लूज करें। इसीलिए मैं उसके पीछे की जो बोन है, टेल बोन, उस पे प्रेशर दे रहा हूं, ताकि अब ऐसे प्रेशर न देना कि टूट टाट जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे देहाती किस्म के हरकतें करने लगते हैं कि वो तोड़ ही दें, तो उधर मत जाना। तो उसको इतना माइन्यूटली स्ट्रेस दो स्पंज की तरह कि आपके एनस और रेक्टम पर प्रेशर आ जाए और स्ट्रेस आ जाए, और फिर उसको आप लूज करना सीखें। धीरे धीरे आपको मैंने जो एब्डोमेन ब्रीदिंग बताया था और स्क्वीजिंग बताया था, फिर उसको रिलैक्सेशन मींस इनहेलेशन, होल्ड, रेक्टम होल्ड, और फिर एक्सहेलेशन, रेक्टम रिलीज ड्यूरिंग 60 डिग्री या 30 डिग्री लेग अप होल्ड जो करना है दीवार से। तो अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो आपका ये रेक्टम पैरालिसिस और जो ये पैरालिसिस वर्ड आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में घूम घूम करके पागल बनाए रहता है, उससे हम निजात पा जाएंगे। सच माने ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, सिंपल प्रयोग है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको कुछ दिन करें, 10-15 दिन करें, 20 दिन करें, महीना कर लें, देखिए रिजल्ट कितना मिलता है और आपका ब्रेन कितना रिलैक्स होता है, पूरी स्पाइन कितनी रिलैक्स होती है। इसके और सारे बेनिफिट हैं, ऐसा नहीं सिर्फ रेक्टम और एनस का। थैंक यू।